देखिए लास्ट क्लास में हम लोग गॉसियन रैंडम वेरिएबल देख रहे थे, हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। और गॉसियन रैंडम वेरिएबल को हमने देखा कि हम इसे डिफाइन करते हैं उसके मीन से और उसके वेरिएंस से। हम डायरेक्टली यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन Gaussian random variable. Now how will you approach? देखिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि फाइंड मीन, वेरिएंस और मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको तीन चीजें निकालना है रैंडम गॉसियन वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की बात करें, व्हाट इज एफ एक्स एक्स? नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस x minus mu x square divided by twice of sigma x square. So comparing equation 1 with equation 2, we can directly write that mu x is equal to 2 and 2 sigma x square is equal to 18. So this implies sigma x square is equal to 9. देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है मीन स्क्वायर वैल्यू। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट ई एक्स स्क्वायर? तो ई एक्स स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस मी एक्स स्क्वायर। ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 2 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि एफ एक्स एक्स, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है। इसी क्वेश्चन को एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। और क्वेश्चन होता फाइंड के गिवन एफ एक्स एक्स is a Gaussian random variable. अब देखिए इसे आप कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे निकालते हैं? K is a constant और आपको ये दे दिया गया है कि this is a Gaussian random variable, ठीक है। तो आप इसे कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है? देखो व्हाट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू 8। मीन तो यहाँ से 2 0 हो जाएगा, मीन 0 यहाँ पे। तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये मालूम है। और k की वैल्यू क्या हो जाती है? k इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर ये जो if this is the PDF of a Gaussian random variable, then k must be equal to this much, 1 upon root 2 pi sigma x square, and this, so this will be equal to 1 upon root 2 pi into what is sigma x square? Sigma x square is equal to 4. So this is equal to 1 upon root 8 pi. समझ में आया आप लोगों के? यस नो कुछ बोलो, बोलते रहो, मुझे समझ में आएगा कि भाई आप लोग हैं क्लास में। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये कह रहा है कि मीन, वेरिएंस और मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। इसमें ये गॉसियन नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। इस तरह से ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। ये एक जनरल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है व्हिच इज एक्सपैंडिंग इन द रेंज ऑफ a टू b, और यहाँ पे a से b के रेंज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस a। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है इज इक्वल टू के होता, अब बोले जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो के को कैसे निकालते हैं? हम सिंपली इसे इंटीग्रेट कर देते हैं एंड एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी यूनिटी, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप यहाँ से मीन निकालिए। देखो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के कुछ पोर्शन को हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। मीन क्या हो जाएगा? मीन सिंपली इसके बीच की वैल्यू हो जाती है, दिस इज इक्वल टू म्यू एक्स व्हिच विल बी इक्वल टू a प्लस b बाई 2। सही है, मीन मेरे ख्याल से हमने निकाल लिया था। अब हमें निकालना वेरिएंस और मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले हम मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं, तब वेरिएंस निकालेंगे। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट मीन स्क्वायर वैल्यू? ये एक्स स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स। देखिए अभी शुरू में आप लोग पूरा एक्सप्रेशन बार बार लिखिए, आप लोग को इससे होगा क्या कि एक्सप्रेशन याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब आप लिमिट्स पुट कीजिए, a टू b
and this is x square into 1 upon b minus a dx. So this is equal to 1 upon b minus a x cube by 3. So this is equal to 1 upon b minus a, यहाँ क्या हो जाएगा, x क्यूब क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3. अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ऑफ कोर्स कुछ कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, b cube minus a cube. Now this can be broken into, factorized into b minus a into b square plus ab plus a square. So we can cancel out b minus a and b minus a. So ex square, or the mean square value, this will be equal to b square plus ab plus a square upon 3. Now how will you calculate variance? Variance कैसे calculate होगा? Sigma x square is simply equal to ex square माइनस मी एक्स स्क्वायर. देखो वेरिएंस निकालने का ये आसान तरीका है, वरना आप जैसे मैंने बताया था सेंट्रल मोमेंट निकालने का तरीका x माइनस मी एक्स, आप पूरा इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, बट दिस इज मच सिंपलर. तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 और 4 12 हो जाएगा लिमिट एलसीएम. तो 4 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. कोई बता सकता है वैरिएंस क्या हो जाएगा? 4ab, ऐसे देखते हैं, 4b स्क्वायर 3b स्क्वायर 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो यहाँ तो सिंपली b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया. अब ये है 4a स्क्वायर माइनस 6ab, तो here we will get 6 minus 2ab divided by 12. So this is simply equal to b minus a whole square divided by 12. समझ में आ गया? And what is b minus a? b minus a is the gap delta. ठीक है, तो अगर हम इसको डेल्टा से डिनोट करें तो दिस इंप्लाइज सिग्मा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाई 12. देखो ये मैंने डेल्टा से डिनोट करके क्यों कहा, अब आप आगे पढ़िएगा, जब आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में क्वांटाइजेशन पढ़िएगा तो एक क्वांटाइजेशन एरर पढ़िएगा. तो क्वांटाइजेशन एरर का जो वेरिएंस आप निकालते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी आती है, वेयर डेल्टा इज द स्टेप साइज, जो रिप्रेजेंटेशन लेवल्स ले रहे हैं उसके बीच का स्टेप साइज है. तो अभी उसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस इस वैल्यू को याद रखिएगा और इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल को याद रखिएगा. यहाँ हम लोग आगे इस्तेमाल करने जा रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक गेट 2020 का क्वेश्चन. देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, और वरना आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए. कह रहा है कि द टू साइड्स ऑफ ए फेयर कॉइन आर लेबल्ड एट 0 and 1. तो दो साइड को 0 और 1 कह दिया, तो मान लिया हेड को हम 1 कह देते हैं, टेल को 0 कहते हैं. आप इसका रिवर्स भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेबल्ड एट 0 and 1 का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझ जाइए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ये हेड है, ये टेल है, हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं, हेड की मैपिंग कर रहे हैं 1 से, टेल की मैपिंग कर रहे हैं 0 से. ठीक है, अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, इसके बाद हम एक दूसरे रैंडम वेरिएबल पर जाते हैं, x के आगे की कहानी, मतलब इसका फिर हम एक फंक्शन लेते हैं. ठीक है, तो अब हम इसे फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल जो कभी पढ़ाया नहीं, उसके अंदर नहीं जा रहे, उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं डील करेंगे. अभी हम लोग डायरेक्टली यही की बात करते हैं. द कॉइन इज टॉस्ड 2 times इंडिपेंडेंटली का मतलब ये होता है कि पहले का जो रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, या दूसरे का रिजल्ट पहले के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है. Let m and n denote the labels corresponding to the outcomes of two tosses. M and n denote the labels corresponding to the outcomes of those two tosses. मतलब देखो जो टॉस होगा उसका आउटकम क्या होगा, m होगा, पहले का आउटकम m होगा, दूसरे का आउटकम n होगा. ठीक है, तो m क्या हो सकता है आपका, 0 या 1 हो सकता है, n क्या हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है. तो इसके हिसाब से
आपके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू टॉसेस? आप दो टॉसेस एक साथ कर रहे, इसके सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं? एक तो 0 0 हो सकता है भाई, दोनों 0 0 आ जाए, माने दोनों टेल आ जाए, या 0 1 आ जाए, या फिर 1 0 आ जाए, या 1 1 आ जाए। देखो यही हो सकता है ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है बोलो? सैंपल स्पेस आपका हो सकता है एम आई एंड जे हो सकता है, या आई और जे जो की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, ठीक है, या 1 या 2 कर दो, पहला टॉस और दूसरा टॉस, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो पहले टॉस में क्या होता है कि मान लिया कि टेल आया, फिर टेल टेल आ सकता है, दोनों टॉस में टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये लिख लिया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, कोई जवाब दो। ऐसे क्या लिंक है कि खत चला गया? आ गया सर समझ समझ आ में। गया सर। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो यहाँ पर 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2, और फिर दोबारा 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो 0 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। 1/2 इंटू 1/2, देखो दोनों स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है ना यहाँ पे। नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी Yes, क्या है? Yes, और sir. ऐसे भी देख सकते हैं, सैंपल स्पेस में चार एलिमेंट्स है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। 0 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब देखो x को क्या बोल रहा है? x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, देखो यहाँ पे m क्या है? 0 है, n भी 0 है, तो दोनों का मिनिमम 0 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर m क्या है? 0 है, n क्या है? 1 है, तो दोनों का मिनिमम 0 हो जाएगा। यहाँ पर m क्या है? 1 है, n क्या है? 0 है, तो यहाँ पे मिनिमम 0 हो जाएगा। यहाँ पर m क्या है? 1 है, और n क्या है? n भी 1 है, यहाँ पे मिनिमम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, और टेबल हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, एक्स आई मतलब, और यहाँ पे एफ एक्स आई लिखते हैं, हाँ ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक्स आई आपका 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना। ये i इज इक्वल टू, लेट्स से 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, i इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, i इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, i इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये 4 एलिमेंट्स है। आपको 0 0 0 1 मिला। अब इस 0 के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? 0 क्यों मिला? इस 0 0 की वजह से ही 0 मिल रहा है, तो जितना इस 0 0 के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वही इस 0 के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। इस 0 के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए आप लोग? अरे कुछ तो बोलो। हाफ। हाफ नहीं, 1/4 हो जाएगी। भाई ये 0 कब मिलेगा? जबकि आपको ये 0 1 मिलेगा। mn की वैल्यू जब 0 1 होगी, तो तभी तो आपको जो है यहाँ पर दोनों का मिनिमम 0 मिल रहा है। इस 0 की प्रोबेबिलिटी यस कितनी हो सर। जाएगी? अगेन 1/4 हो जाएगी। इस 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अगेन 1/4 हो जाएगी, सही है। अब आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है? ई का मतलब हो जाता है म्यू एक्स, यही होता है ना। ई एक्स का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है। और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? समेशन आई इज इक्वल टू 0 to 3, इन दिस केस एक्स आई एफ एक्स आई। यह फॉर्मूला आपको बताया था। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सिर्फ इसको ट्विस्ट करने के लिए ये फंडा लगाया है, बाकी सब कुछ सिंपल है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी ई एक्स। Now what is xi? 0 into 1/4, फिर प्लस 0 into 1/4, प्लस 0 into 1/4, प्लस 1 into 1/4। यही तरीका होता है एवरेज वैल्यू निकालने का। आप लोग को याद है कि नहीं है? ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इस पे क्वेश्चंस नहीं कराए थे, Yes, sir. ठीक यस है सर। ना। तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनली? दिस थ्री क्वांटिटीज 1/4। 1/4 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0.25 आंसर।
ये क्वेश्चन जो था फिल इन द ब्लैंक्स का था, ठीक है, ऐसे बोला था डेसिमल के 2 डिजिट तक आप लिखिए, तो आंसर इज 0.25। समझ में आ गया? 2020 का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया था इस क्वेश्चन को, उस वक्त हम लोग इतनी थ्योरी नहीं पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जो कुछ पढ़ा उतनी ही चीजें से पूछा गया है, सिर्फ फर्क क्या है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बस यहीं पे, बस इसी से आप सॉल्व कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, तय होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने कहा था कि डिजिटल कम्युनिकेशन लग गया है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एक बात मैंने आप लोगों को कहा था कि ये क्वेश्चन सिंपल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में नहीं है। मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाला जा रहा है, या फिर कहिए कि एरर कंट्रोल कोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ये मैंने आप लोग को बताया था, अगर याद होगा तो। अभी हम लोग जो है डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं देखे, हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डिकोडिंग अ बिट इज ए, देखो ये क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें n बिट्स को ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो n बिट्स आपका क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए b1 b2 b3 लेकर के n बिट्स ट्रांसमिट हो रहा है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है हर बिट के साथ p है, p अच्छा सॉरी a लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो a है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर pe इज इक्वल टू a हर बिट के साथ, ठीक है, और हर बिट जो है एक दूसरे बिट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ए होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी, सबका ये होगा, क्योंकि सब आपस में इंडिपेंडेंट है। तो कह रहा है कि जो जो रिसीव ब्लॉक है डिक्लेयर्ड एरोनियस, इसमें एरर पाया जाएगा, इस ये एन बिट का जो ब्लॉक है इसके अंदर एरर पाया जाएगा अगर उनमें से कोई भी एक बिट जो है उसमें एरर आ गया। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रिसीव ब्लॉक जो है एरेनियस है। देखो अगर एक बिट में एरर है तो भी एरोनियस है, दो में है तो भी एरोनियस है, तीन में भी एरोनियस है, और एन के एन बिट्स में एरर है तो भी एरोनियस है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो अब ये निकालना बड़ा मुश्किल है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम निकालते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक भी एरर नहीं जा रहा है, और वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? देखो पी ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्या हो जाएगा, वन माइनस ए हो जाएगा, सही है। तो ये वाला बिट में एरर नहीं है, ये करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन माइनस ए हो जाएगी। इसमें एरर नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन माइनस ए हो जाएगी। ये करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस ए, ये करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस ए। समझ में आ रहा है? तो व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बिट्स which are transmitted are received without error? तो सिंपली हो जाएगा वन माइनस ए इंटू वन माइनस ए इंटू वन माइनस ए, कितना टाइम्स, ये कितना टाइम्स मल्टीप्लीकेशन चलेगा, n n टाइम्स time चलेगा, n टाइम्स। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू वन माइनस ए रेज टू पावर n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो जाएगा, वन माइनस पी सी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी की, ये करेक्ट है, तो वन माइनस ए रेज टू पावर n। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। समझ में आ गया आप लोग के, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो देखो हम लोगों ने अभी तक 3 क्लास की, या चौथा क्लास है, और हम यहाँ गेट के 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए। हाँ मुझे लगता है दोनों 1 मार्क क्वेश्चन ही थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हम्म, क्वेश्चन हो गया। अच्छा ठीक है चलिए, वो लगता है मैंने कहीं और टाइप कर दिया था, मैंने कुछ क्वेश्चंस और टाइप किए थे, चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है given a random variable x such that its PDF is fxx equal to 6x into 1 minus x 0 x less than 1. ठीक है, and 0 elsewhere. Check whether this PDF is correct or not. Now how will you check? Any idea? हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी रैंडम वेरिएबल का जो पीडीएफ दिया है वो सही है या नहीं? देखो, उसको चेक करने का एरिया इक्वल टू 1 आना चाहिए। हाँ, एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है फुलफिल करना चाहिए। दूसरी बात है, इट मस्ट बी नॉन जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कभी जीरो होता है या नहीं होता है, आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं। ये 0 से 1 के बीच में देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है x, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, 6 is a constant, x is always positive and 1 minus x is also always positive in this particular range. So this function is always positive in the range 0 to 1. ठीक है, अब हम करना क्या है कि इसका एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। तो how will you find out area under the curve? Area under the curve is equal to हो जाएगा minus infinity to infinity fxx dx. Now this is equal to 0 to 1 6x 1 minus x dx. 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, आगे क्या हो जाएगा x minus x square dx. तो this is equal to 6 into x square by 2 minus x cube by 3 0 to 1 6 into 1 by 2 minus 1 by 3. Solve it, you will get 1. Hence this is a valid PDF. इसको ख्याल रखिएगा, चेक कीजिएगा तो क्या क्या चेक कीजिएगा, क्या क्या चेक कीजिएगा। नंबर 1, एरिया अंडर द कर्व, दिस मस्ट बी यूनिटी। और नंबर 2, द फंक्शन मस्ट बी नॉन नेगेटिव। और डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव? जब हम नॉन नेगेटिव कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है fxx is equal to kx square 0 to 3 and 0 elsewhere. Find number 1 value of k and number 2 probability that x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 2. Now how will you find it out? Any clue? कैसे निकालेंगे आप? देखो, इसे निकालने का तरीका क्या है? आधी क्लास चलेगी 9 बजे तक। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकालेंगे के की वैल्यू? आप एरिया अंडर द कर्व निकालिए and that must be equal to unity. So minus infinity to infinity fxx dx, this must be equal to 1. So this implies 0 to 3 k x square dx, this must be equal to 1. So this implies k into x cube by 3 0 to 3. Now this must be equal to 1. So this implies ये क्या आ जाएगा, k is equal to 1 by 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर k is equal to 1 by 9 है तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज fxx और दिस इज इक्वल टू 1 by 9, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग x square by 9
for x lying between 0 and 3 and 0 elsewhere. ठीक है. Now coming to the second part of the question. सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी निकालिए. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? आप सिंपली जो है इसके इस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दीजिए विथ लिमिट्स 1 to 2. ये बताया था मैंने आप लोगों को. ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर आपको ए से डी तक, तो सिंपली इसके पीडीएफ को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ए से डी तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए. तो दिस इज इक्वल टू 1 to 2 x square by 9 dx is equal to 1 by 9 x cube by 3 1 to 2. कोई सॉल्व करके बताइए फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? बताइए, आप में से कोई बताइए. Seven divided by 27. गुड. 7/27. चलिए ठीक है, यानी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं. ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. इसमें दिया है कि f(x), now this is equal to k times x raised to power alpha minus 1 into 1 minus x beta minus 1 within the limits 0 and 1, and alpha is greater than 0 and beta is greater than 0. Both are positive. 0 elsewhere. Find number 1 k, number 2 mu x. अब देखो इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. बस लेट्स गो. अच्छा, आप लोगों को ये गामा फंक्शन मालूम है कि नहीं? 0 to pi by 2 cos m theta sin n theta d theta, this is equal to gamma m plus 1 by 2 into gamma n plus 1 by 2 divided by twice of gamma m plus n plus 2 by 2. ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ये मुझे पूरा यकीन है आप लोग मैथ्स के अंदर पढ़े होंगे इसे. ये जानते हैं, हाँ या ना? इसे गामा कहते हैं. इसको कहते हैं इसको कहते हैं गामा फंक्शन. तो गामा n का मतलब हो जाता है n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 to 1. फॉर एग्जाम्पल गामा 5 इज इक्वल टू जाता है 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है. और गामा हाफ का मतलब हो जाता है √पाई. ये जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? भाई हाँ ना, कुछ तो Yes, sir. जानते हैं. ठीक है, जानते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग इस गामा फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए. Now how will you, first of all we'll find out the value of k. तो एरिया अंडर द कर्व मतलब -infinity to infinity f(x) dx. Now this must be equal to 1. हम कैसे लिखेंगे? 0 to 1 k कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं. x raised to power alpha minus 1 into 1 minus x raised to power beta minus 1 dx. This is equal to 1. अब देखो इस तरह का इंटीग्रेशन कभी भी मिलेगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है कि लेट x is equal to sin square theta. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज dx is equal to हो जाएगा 2 sin theta cos theta d theta. और लिमिट्स क्या हो जाएगा? एंड x टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज theta टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, दिस इंप्लाइज theta टेंड्स टू pi by 2. स्क्वायर क्यों लिया मैंने?
स्क्वायर इसलिए लिया ताकि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? सो दिस इंप्लाइज k इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 एक्स एस टू पावर अल्फा माइनस 1 था ना, तो क्या हो जाएगा साइन ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस 1 और थीटा भी हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज k इंटू 0 टू पाई बाई 2। देखो ये 2 अल्फा माइनस 2 हो जाएगा, इसको 2 को भी बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2 बीटा माइनस 1 थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। अब इससे हम वही फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ के गामा m प्लस 1 यानी कि 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा n प्लस 1 यानी 2 बीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ m प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ k, यहाँ क्या बचेगा 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा गामा ऑफ अल्फा इंटू गामा ऑफ बीटा डिवाइड बाई 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सब, फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा गामा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज k विल बी इक्वल टू गामा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई गामा अल्फा इंटू गामा बीटा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? नाउ लेट अस कैलकुलेट म्यू एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम एफ एक्स को फिर लिख सकते हैं इस तरह से, एफ एक्स एक्स, नाउ दिस विल बी इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दें, क्या आया के की वैल्यू गामा इट इज अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई गामा अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर बीटा माइनस 1, sorry, for x lying between 0 and 1 and alpha greater than क्या था 1 था, अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, बेसिकली शुड बी, एक करेक्शन कर लीजिए, अल्फा ग्रेटर देन 1 एंड बीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये करेक्शन कर लीजिए आप। अगर नहीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये भी है तो चलेगा, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप इसको चलिए रहने दीजिए, जरूरी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे अगर आप ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू होगी अल्फा माइनस 1 दैट विल रिमेन पॉजिटिव। खैर कोई बात नहीं, 1/x हो जाएगा अगर वो नेगेटिव लिया आपने तो। चलो जो दिया है वही रहने देते हैं, x से ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, 0 एल्स में। Now how will you find the mean? Mean x. This is equal to expectation operator over f over x. So this is equal to minus infinity to infinity x fxx dx. Now this will be equal to, देखो जो k की वैल्यू कांस्टेंट है उसको तो पहले हम बाहर निकाल लें,
अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई गामा अल्फा इंटू गामा बीटा 0 to 1। अब देखो ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा x अल्फा माइनस 1 से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिंपली x टू पावर अल्फा बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटू यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 माइनस एक्स टू पावर बीटा माइनस 1 dx। तो इसमें इंटीग्रेशन में फर्क ही पड़ेगा कि पहले हमने अल्फा लिखा था, अल्फा माइनस 1 था, इसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सिंपली अल्फा बचेगा। इस केस में फिर हम वही करेंगे, लेट x is equal to sin square theta, this implies dx is equal to twice of sin theta cos theta d theta, so this implies mu x is equal to हो जाएगा mod of gamma of alpha plus beta, gamma alpha into gamma beta into 0 to pi by 2, इस केस में हो जाएगा sin 2 alpha into cos 2 beta minus 1 into twice of sin theta into cos theta to d theta. So this implies mu x, this is equal to gamma of alpha plus beta divided by gamma of alpha into gamma of beta 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन, 2 भी एक है, इस 2 को यहां लिख लेते हैं, साइन 2 अल्फा प्लस 1 थीटा इंटू कॉस 2 बीटा माइनस 2 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 2 बीटा माइनस 1 डी थीटा, थीटा भी आ जाएगा। नाउ हाउ विल यू इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो सेम फंडा से हम इंटीग्रेट करेंगे। फर्क क्या है कि यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना है, 2 अल्फा प्लस 1 है, n इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 1 है, तो दिस इंप्लाइज ex, now this will be equal to twice of alpha plus beta divided by gamma alpha into gamma beta, और अंदर क्या आ जाएगा, gamma of 2 alpha plus 1 plus 1 by 2 into gamma of 2 beta minus 1 plus 1 by 2 divided by twice of 2 alpha plus 1 plus 2 beta minus 1 plus 2 divided by 2। ठीक है, तो this 2 and this 2 will get cancelled out, और यहाँ फाइनली आपको मिल जाएगा गामा अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज गामा अल्फा प्लस 1 इंटू एंड दिस इज सिंपली गामा बीटा। ठीक है ना, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बाई 2, हियर यू विल गेट गामा ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आगे, देखो गामा अल्फा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू हो जाता है अल्फा इंटू गामा अल्फा, ये जानते हैं आप लोग, है ना, ये प्रॉपर्टी मालूम आपको गामा Yes, गामा sir. फंक्शन की। तो हम Yes, इसको sir. कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से ये हो जाएगा गामा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई गामा अल्फा इंटू ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा अल्फा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फा प्लस बीटा। तो ये गामा अल्फा विल गेट कैंसिल्ड आउट, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, गामा अल्फा प्लस बीटा एंड गामा अल्फा प्लस बीटा विल गेट कैंसिल्ड आउट, दिस इंप्लाइज म्यू एक्स और ई एक्स, this is simply equal to alpha upon alpha plus beta। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक No, इट्स sir. फाइन। ठीक है, आप लोग साथ साथ कैलकुलेट करते गए ना, कॉपी करते गए। Yes, sir. आप लोग का भी सेम रिजल्ट Yes, आ रहा sir. है, आप लोग का भी सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ओवर टू some more स्पेशल functions।
देखो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। मैंने कहा था इस तरह के और भी हैं, और दूसरा हमने डिस्कस किया गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। वी हैव डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इसके अलावा एक और हो सकता है, जैसे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन हैव ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहिएगा आप, फिर आप उसको कहिएगा एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, इसी तरह से इसको कहिएगा ट्रायंगुलर रैंडम वेरिएबल। उसके बाद एक और स्टैंडर्ड है रेलिंग, रेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम कहेंगे रेलिंग रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो वी विल लुक इनटू ऑल दिस रैंडम वेरिएबल्स वन बाय वन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, और इन तमाम के लिए हम लोग जो है फिर नंबर 3 वही मीन वेरिएंस मीन स्क्वायर वैल्यू ये सब निकालेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर। तो एफ एक्स एक्स को अगर हम प्लॉट करें, आप मैथमेटिकली आप लिखिएगा, या आप लोगों का होमवर्क हुआ। और चलो सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 1 -1 0, इसको कह देते हैं के आपको निकालना है। आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड नंबर 1 के निकालिए, नंबर 2 म्यू एक्स निकालिए, नंबर 3 आप ई एक्स स्क्वायर निकालिए, और नंबर 4 बैलेंस निकालिए। ना हाउ विल राइट द इक्वेशन, पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे। या के टर्म्स में अगर इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू के एंड इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के। सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या आप इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू भाई के इंटू एक्स when x is equal to -1, y is equal to 0, तो x प्लस 1 हो जाएगा। कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 तक, k इंटू एक्स -1 हो जाएगा, कहां 0 से लेके 1 तक, और 0 हो जाएगा इसमें। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के निकालने का तरीका क्या है, एरिया अंडर द कर्व, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल हमको ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला मालूम है, व्हाट इज द हाइट इज के, नाउ दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 1, सो दिस के इज इक्वल टू 1, ये हमें मालूम हो गया। तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 पुट की, एफ एक्स इज सिंपली इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड दिस इज एक्स माइनस 1। हाउ विल कैलकुलेट म्यू एक्स, देखो अगर हम आगे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो अभी बड़ी आसानी से हम म्यू एक्स को 0 बता सकते हैं। क्यों, हाउ कैन यू से दैट म्यू एक्स इज इक्वल टू 0, सिंपली सिमेट्रिसिटी से। देखो मीन क्या है, मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन की खास बात क्या है कि मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड जितना एरिया अंडर द कर्व होता है, राइट साइड उतना ही एरिया अंडर द कर्व होता है। होता है या नहीं होता है, मीन पोजीशन के जितना लेफ्ट साइड एरिया अंडर द कर्व होगा, यस सर, होता राइट है। साइड भी एरिया अंडर द कर्व उतना ही होगा, ठीक है। अब इसलिए म्यू की वैल्यू 0 हम सिमेट्रिसिटी से डायरेक्टली लिख सकते हैं,
और अगर ये ट्रायंगल इस तरह का होता तो उस केस में क्या कहते, ये मीन पोजीशन हो जाता, बशर्ते कि ये जो गैप है और ये जो गैप है दोनों बराबर है। अगर दोनों स्लोप बराबर नहीं है, मतलब ये अगर ये प्लस के और माइनस के नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर केस में फिर हम ऐसा नहीं लिख सकते थे। हाउ विल कैलकुलेट ई एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, -1 से 0, आपको क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, एफ एक्स इतना ही है, क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। आगे इंटीग्रेशन है -1 to 0, दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 to 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इज इक्वल टू, बोलो सॉल्व करके बताओ तुम लोग, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं है, चलो सॉल्व करके तुम लोग बताओ। Seven by 12. कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, श्योर है, फिर से देखिए। सर 0 आ रहा है सर। नहीं भाई, 0 कैसे आएगा, तो आंसर आ गया। x raised to power 4 divided by 4 plus x cube by 3 -1 से 0 plus x raised to power 4 by 4 माइनस, देखो इतना करने की जरूरत है, इसको एक सिंपल ये है, इसको इंटीग्रेशन को आसान कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये दो पार्ट है, एक्स क्यूब का पार्ट है, एक्स क्यूब -1 से 0 और 0 से 1 जा रहा है, तो -1 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर क्या जा रहा है, -1 से 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेकिन ये माइनस है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है, तो ये तो 0 हो जाएगा सिंपली, सही है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप इसको, चलो चलो इसे आप ये भी कर सकते हैं कि x को -x से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, x को आप -x से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे पहले वाले पार्ट में x को रिप्लेस कर दीजिए -x से, तो उस केस में क्या हो जाएगा बोलो, ये लिमिट हो जाएगा 1 से 0, dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा या सिंपली कर लेते हैं भाई, ना करने की क्या जरूरत है, एक्स क्यूब प्लस, हाँ ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 -1 से 0 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, दिस कांट बी निगेटिव, देखो गलती कहाँ हो रही है, देखो हमसे कहाँ पे गलती हो रही है, गलती कहाँ हुई आपको पता चला, गलती यहाँ हो रही है, इसका स्लोप माइनस के था, इसका स्लोप क्या था, माइनस के था ना, तो यहाँ पर हमें जो है माइनस साइन यहाँ लगाना था, जो कि हम नहीं लगाए, बात समझ में आ रही है, तो अगर आप ये माइनस साइन लगा देते हैं, तो ये जो 0 से 1 का जो लिमिट है, यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाता, अब सही हो जाता सब, ठीक है, फिर हम लोग ये काम इस तरह से नहीं कर सकते थे, देखो चलो हम एक इसको दोबारा लिख लेते हैं,
एफ एक्स एक्स हमारा क्या हो जाता? के की वैल्यू यहाँ +1 है, तो यहाँ पे चूंकि देखो स्लोप क्या माइनस के है ना यहाँ पे, तो हमें माइनस साइन लगाना होता है, तो यहाँ जाता है x+1 -1 से 0, and if you are putting minus sign over here, then it will become 1 minus x for x lying between 0 and 1. ठीक है, and 0 elsewhere. इतना हमें मालूम है। अब हम ex² निकालते हैं। समझ में आ गया एरर कहाँ कर रहे थे हम? सर -1 से 0 में सर एक जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे सर, तो mx + c, तो जो इंटरसेप्ट है वो तो -1 है सर। नहीं, इंटरसेप्ट तो mx + y = mx + c ऐसे लिखते हैं ना। एक मिनट तो क्लीन ले लेते हैं। y = mx + c है ना, तो यहाँ पे m क्या है? m की वैल्यू k है, c की वैल्यू 1 है। c इज द y इंटरसेप्ट, y को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? k पे कर लो। यस k सर, यस सर, ठीक है ओके ना? सर, ठीक है ना, हो गया। यस सर, यस। ऐसे आप अंदर ले जाइएगा तो y दूसरी तरफ तो -kx + k हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे भी प्लस के आ जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली हम लोग जो गलती कर रहे थे वो गलती यहाँ पे कर रहे थे। स्लोप यहाँ माइनस के यहाँ तक ठीक लगा, तो यहाँ इक्वेशन लिखने में हमें हमसे गलती हो गई। ax², आगे बताइए क्या होगा? -1 से 0 x² x+1, ठीक है, प्लस 0 से 1 x² इंटू 1 - x, ये गलती कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -1 से 0 x³ + x² dx प्लस 0 से 1 x³ x² -x³ dx। तो यहाँ पर देखो -1 से 0 x² है, 0 से 1 x², इसको हम क्लब कर सकते हैं। -1 से 1 x² dx प्लस ये हो जाएगा -1 से 0 x³ dx प्लस 0 से 1, नहीं प्लस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा -x³ dx। ठीक है, इसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, 1/6 आ रहा है सर ओवर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1/6। इसे सॉल्व कीजिए आप, यहाँ x को सर -x कीजिए, ओवरऑल तीनों को सर सॉल्व करके फाइनल। फाइनली 1/6 आ रहा है। यस ठीक है, अब आप कर लेंगे इंटीग्रेट। हाँ, 1/6 ही आंसर है, तो दिस इंप्लाइज ex², नाउ दिस इज इक्वल टू 1/6। होपफुली आप लोग इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दो तरीका है x को माइनस, या सिंपल इसको आप इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सिग्मा एक्स। देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, दिस विल बी इक्वल टू ex² माइनस μx²। तो जहां पर μx की वैल्यू 0 हो जाती है, if μx is equal to 0, then sigma x² is equal to ex²। ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे। ये लेट्स से 0 से 1 है, ये k है। सेम चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, वही सारी चीजें हम फाइंड करते हैं। देखो बेस कितना है? 1 है। हाइट कितनी है? k है। एरिया क्या हो जाएगा? half into 1 into k, this must be equal to 1, so this implies k is equal to 2। बस याद रखिएगा, इसमें स्लोप जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा f(x) का? twice of x for x lying between 0 and 1 and 0 elsewhere।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट मीन द मीन वैल्यू? मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 से 1 x इंटू एफ एक्स 2x dx। सही है, एक्सप्रेशन लिखना होगा mu x is equal to minus infinity to infinity x f x x dx। ठीक है, x हो गया, f x x क्या है 2x हो गया, और लिमिट क्या है 0 से 1 तक। आप इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, तो दिस इज इक्वल टू 2 by 3। नंबर 3, now how will you calculate ex square? ex square कितना हो जाएगा, करें आप लोग, 0 से 1 x square 2x dx। So this will be equal to 2 को बाहर निकाल दो, x क्यूब यानी कि x4 raised to power divide by 4, 0 to 1, so this is equal to 1 by 2। लिखा है मैंने, 2 बाहर निकाल दो, x क्यूब है, x स्क्वायर 4 by 4। ठीक है कि नहीं है, बताओ। नो, व्हाट विल बी सिग्मा x स्क्वायर? और दिस इज इक्वल टू ex स्क्वायर माइनस mu x स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 का स्क्वायर माइनस, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, तो दिस विल इक्वल टू 1 by 2 माइनस 2 by 3 का स्क्वायर, तो 1 by 2 माइनस 4 by 9 18 हो जाएगा, 9 माइनस से, तो दिस इज इक्वल टू 1 by 18। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया आप लोगों के? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल, नंबर 4, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। देखो, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल जो है डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक था, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड होता है। इसको, इसका जो पीडीएफ है, दिस इज रिटन लाइक दिस, fx x is equal to alpha into e raised to power minus alpha x for x greater than 0 and 0 for x less than 0। x is equal to 0 पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग केस में ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप प्लॉट कैसे करेंगे? देखो, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ये x is equal to 0 पे लिमिटिंग केस पे अल्फा हो जाएगा, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, अल्फा जो है वो एक पैरामीटर है जो डिसाइड करता है द नेचर ऑफ द एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, देखने से अटपटा से लगता है, बट इट इज यूज्ड इन क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी फॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये मत समझिएगा एक टॉपिक और बढ़ गया, नगेट के लिए पढ़ना है। ये बेसिकली जो लोग टेलीकम्युनिकेशन में स्विचिंग नेटवर्क पढ़ते हैं, तो वहां पे क्यूइंग थ्योरी पढ़ी जाती है। तो वहां पर हम लोग एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल से जो जो क्यू में जो लोग लगे रहते हैं, उनके लिए उन्हें हम एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं या मैथमेटिकली मॉडल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्यूइंग थ्योरी इस्तेमाल होती है ट्रैफिक को समझने के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक को समझने के लिए। तो वहां पर जो रैंडम वेरिएबल इस्तेमाल ये हम लोग कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर आप लोगों को क्यूइंग थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल को जानना है, और एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल से एक में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। अब हम नंबर 1 देखते हैं ना, हाउ विल यू फाइंड आउट म्यू एक्स? म्यू एक्स कैसे निकालेंगे आप? तो लिमिट हो जाएगा 0 to इंफिनिटी, ठीक है ना, x इंटू एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स क्या है,
अल्फा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स dx. So this implies mu x will be equal to 0 to infinity. देखो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स dx. अब बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? How will integrate such functions? By parts. Yes, good. By parts कीजिए, 1 and 2 करके कीजिए, निकालिए आप लोग, मैं नहीं करूंगा. बाय पार्ट्स कीजिए और निकालिए, या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व हो गया? चलो कैसे करेंगे? किसको फंक्शन 1 और किसको फंक्शन 2 लेंगे? चलो ये बता दो. x को फंक्शन फर्स्ट लेंगे. ठीक, मतलब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट नहीं करना, तो ये हो जाएगा म्यू एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं बोलो? अल्फा तो बाहर चला गया, इसे रहने दो. एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस, इसको इंटीग्रेट करने को हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स डिवाइड बाई माइनस अल्फा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से अल्फा है, ठीक है. और माइनस, फिर आ जाएगा ये 0 टू इंफिनिटी, सॉरी 0 टू इंफिनिटी है, अल्फा नहीं है, ये इंफिनिटी है. और ये हो जाएगा, देखो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx by dx, तो दिस विल बी 1, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, अगेन यू विल गेट यूज्ड टू माइनस अल्फा x अपॉन माइनस अल्फा dx. ठीक है, आप मुझे बताएं कि इंटीग्रेशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ये तो 0 हो जाएगा ओवरऑल. क्यों? अगर आप इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 पुट कीजिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 0. ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 1. माइनस और माइनस विल गेट कैंसिल आउट, तो ये 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, 0 to infinity e raised to power minus alpha x dx. ये अल्फा और ये अल्फा will get cancelled out. This implies mu x is equal to, इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो e raised to minus alpha x upon minus alpha 0 to infinity. आगे बताओ. Zero. 0 कैसे होगा? देखो माइनस 1 अपॉन अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं, इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 पुट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा. हो गया? So this is equal to 1 upon alpha. सही है ना? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. अब आप इसका मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए और फिर हम लोग वैल्यूज निकालेंगे. Now what will be mean square value? So this is 0 to infinity x square into alpha e raised to power minus alpha x. इसे कैसे निकालते हैं हम लोग बताइए? अगेन बाय पार्ट्स. तो दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे करेंगे, अल्फा कांस्टेंट है बाहर कर दिया, पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन माइनस अल्फा 0 से इंफिनिटी माइनस 0 से इंफिनिटी, दिस विल बी 2x. इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 0 से 2x. अच्छा ये तो इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा डायरेक्टली वही लिख लेते हैं, e raised to power minus alpha x upon minus alpha dx.
तो देखो ये हो जाएगा x इंटू अल्फा इंटू, now this term will be 0 again. यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा कि माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/अल्फा को हम बाहर कर लेते हैं और बचेगा 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस सॉरी x इंटू 0 टू इंफिनिटी रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x dx। सही है। अच्छा अब यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम पूरा इंटीग्रेट क्यों करेंगे भाई, इसका रिजल्ट हमें मालूम है, दिस टर्न्स आउट टू बी 1/अल्फा, इससे पहले हमने निकाला था, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज e x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2/अल्फा इंटू 1/अल्फा, नहीं सॉरी, इसका रिजल्ट आया था 1/अल्फा स्क्वायर, तब ना इससे कैंसिल होकर के ये अल्फा हो गया था पिछले में। ये इसका जो रिजल्ट आया था x इंटू ये x इंटू माइनस अल्फा x जो आया था फाइनली कितना आया था 1/अल्फा, क्यों आ रहा था, क्योंकि ये अल्फा से कैंसिल हो रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/अल्फा स्क्वायर हो जाएगी। So this alpha and this alpha will get cancelled out. So this implies ex square. This is equal to 2/alpha square. समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, mu x this was equal to 1/alpha ex square, now this is equal to 2/alpha square. Now what can you say about sigma x square? Now this will be equal to ex square minus mu x square, so this will be equal to 2/alpha square minus 1/alpha whole square, this is simply equal to 1/alpha square. तो यहाँ पर देखिए मजेदार बात क्या है कि अगर ये कोई सिग्नल है, सिग्नल के टर्म से बात करें तो इसका एवरेज पावर हो जाएगा 2/अल्फा स्क्वायर, और जो डीसी पावर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर, और अगर एसी पावर की बात करें तो दिस इज अगेन इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात क्या है कि इसका जो एसी पावर है उसका डीसी पावर है दोनों बराबर होता है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट to our last function, number 5, Rayleigh distribution. ठीक है, देखो इसे कैसे लिखते हैं, f x x, this is again defined for x greater than 0, f x x, now this is equal to 2x upon q e raised to power minus x square divided by q square for x greater than 0 and 0 for x less than 0. In the limiting case when x tends to 0, this will be equal to 0. आप इसे प्लॉट कैसे करेंगे, इस तरह का फंक्शन कभी प्लॉट किया आप लोगों ने, देखो x लेस देन 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 0 पे 0 है लिमिटिंग केस में, और इंफिनिटी पे भी 0 है इसकी वजह से, तो इट विल हैव अ मैक्सिमा एट सम पॉइंट, देन इट विल गो बाय। तो ये x की जो मैक्सिमा वाली वैल्यू है ये बता सकते हैं आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस Rayleigh डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू 3। तो पहले हम लोग ये दो चीज निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैक्सिमा निकालने का तरीका क्या है, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कीजिएगा यू विल गेट 2/q को कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x को डिफरेंशिएट करें 1 तो ये हो जाएगा e raised to minus x square by q square प्लस x into इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा यू विल गेट minus 2x e raised to minus x square by q square। सही डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू ये तो कैसे ये हो जाएगा, सबको हटा करके 1 minus 2x square is equal to 0, so this implies x is equal to 1/√2। सही है, हाँ ना कुछ तो बता दो,
ठीक है, तो मैक्सिमा अकर्स एट x मैक्सिमा इज इक्वल टू 1/√2। और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर 1/√2 की वैल्यू कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ। अब ये है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द मीन वैल्यू। mu x this will be equal to minus infinity to infinity। देखो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, x f(x) dx। ठीक है, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग के घर के लिए रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका जो इंटीग्रेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 2/q को बाहर कर दीजिए, 0 to infinity, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। अब इसमें करना क्या होगा, बाई पार्ट्स आपको इंटीग्रेट करना होगा। हमने थोड़ी देर पहले बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया था, इसको दोबारा बाई पार्ट्स इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट इट अगेन। आप लोग अपना करके म्यू एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। सो दैट्स ऑल अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड रैंडम वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड CDF cumulative distribution function for the given PDF। जो PDF दिया है उससे corresponding आप CDF निकालिए। नंबर 1, अगर आपको एक इस तरह का एक अगर आप लोगों को इस तरह का एक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन दे दिया जाए, आप CDF कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हाउ डू यू फाइंड CDF? कैपिटल F x x, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ PDF। ठीक है, हम इसको मैथमेटिकली निकालेंगे, पूरा इंटीग्रेट करके नहीं निकालेंगे। और देखो इस तरह का क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है पहले। अगर आप इसका रनिंग इंटीग्रेशन लीजिएगा, तो रनिंग इंटीग्रेशन क्या होगा, a तक तो 0 ही मिलेगा। आप जानते हैं रनिंग इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रीवियस वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में ऐड करते जाइए, दैट इज कॉल्ड रनिंग इंटीग्रेशन। तो आपको a तक 0 मिलेगा, a से b तक। देखो अगर कोई स्टेप फंक्शन है, ये आप लोग सिग्नल से पढ़े होंगे, उसको इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, रैंप मिलेगा। आपको इस तरह से रैंप मिलेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, CDF की मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकती है। b तक एरिया अंडर द कर्व विल बी 1, और उसके बाद कांस्टेंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, ये सारी चीजें सिग्नल्स पे पढ़ लिया होगा। और स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, देन यू विल गेट अ रैंप फंक्शन, और उसके बाद 1 के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, और क्वेश्चन अगर इस तरह से होता, लेट्स से -1 से 1, सॉरी दिस विल बी 1/2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहता, तो इसका CDF क्या हो जाता? इसका CDF क्या होता, -1 से 1 तक आपको एक रैंप मिल जाता, -1 से पहले 0, -1 से 1 तक आपको एक रैंप मिलता, ये वैल्यू 1 हो जाती, और 1 के बाद फिर एक कांस्टेंट हो जाता। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी की बात करेंगे। आपको एक ट्रायंगुलर फंक्शन दिया जा रहा है -1 से 1, और ये हम लोग निकाल चुके हैं कि 1 है। नाउ हाउ विल यू फाइंड द CDF?
या हाउ विल यू ड्रॉ द CDF, कैसे ड्रॉ कीजिएगा? देखो यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करते हैं क्या मिलता है? पैराबोला मिलता है। और अगर मान लिया जाए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो पैराबोला का कर्व ऊपर की तरफ होगा, जो कप होगा ये ऊपर की तरफ होगा, और अगर इसका स्लोप निगेटिव है तो ये कप क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये सब मैथमेटिक्स की पार्ट है, ये मैथमेटिक्स आपको मालूम होगा। कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, अगर मालूम है आपको तो यहाँ पे हम और टाइम नहीं बिताना चाह रहे हैं। तो आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, तो -1 से पहले तो 0 हो गया, नहीं -1 से 0 तक क्या होगा? ये एक पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कहां होगी? 0 पे। कोई बता सकता है 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज fx0? दिस इज सिंपली इक्वल टू -∞ to 0 fx x dx, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे केस में -1 to 0 हो जाएगा, क्या आया था? x+1 dx। इसका मतलब है ये एरिया अंडर द कर्व आ रहा है -1 से 0 तक, और -1 से 0 तक एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना है? 1 है, तो 0 तो -1 से 0 तक में कितना होगा? हाफ होगा, तो इधर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए आप, इसके आगे क्या होगा? अगेन द कर्व विल बी पैराबोलिक, लेकिन इस पर कब क्या हो जाएगा? नीचे, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप जो है दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप निगेटिव है, सो इट विल बी लाइक दिस। और 1 पे ये कितना पहुंच जाएगा? 1 के बाद तो कांस्टेंट हो गया, बताओ 1 पे कितना पहुंचेगा? 1 पे ये 1 हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। दिस कर्व इज आल्सो पैराबोलिक। ये सब फंक्शंस आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? इस तरह के ऑपरेशंस, किसी मैथमेटिकल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है। देखिए इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, कि कोई मैथमेटिकल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो नया मैथमेटिकल फंक्शन कैसा मिलता है, इंटीग्रेट करते हैं तो कैसा मिलता है, दोनों का सम लेते हैं तो कैसा होता है, दोनों को का डिफरेंस लेते हैं तो क्या होता है, और फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। ये सारी चीजें आपको जितने अच्छे सर से आएंगी सिग्नल सिस्टम में। हाँ बोलो। सर 0 to 1 के बाद 1 पे कैसे कांस्टेंट? 1 के बाद क्या हो जाएगा बोलो? fx2 की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -∞ to 2 fxx dx। तो -∞ से 2 तक जो एरिया अंडर द कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा? इतना ही आएगा ना ये भाई। आप 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, कर्व तो आपका इतना ही है, तो एरिया अंडर द कर्व तो 1 ही होगा, यस सर, यस ठीक है ना। यस इसी वजह से तो fxx जो होता है ये कांस्टेंट हो जाता है। ये तो मैंने शुरू में यस। ही बताया था जब आप लोग को CDF बता रहे थे, ठीक है। समझ में आया? फाइनली जो भी CDF होता है 1 पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने एक्सपोनेंशियल कर्व लिया था नंबर 3। एक्सपोनेंशियल कर्व में fxx कैसे लिया था हमने? चलो प्लॉट ही ले लेते हैं। The plot was like this, and this was equal to alpha e raised to power minus alpha x for x lying, oh sorry, इक्वालिटी नहीं होते यहाँ पे, 0 to infinity and 0 x less than 0। अब बताइए how will you plot the CDF? देखो CDF क्या हो जाएगा? fxx this will be equal to, देखो यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसके पहले कुछ है ही नहीं। मान लीजिए कि हम कोई वैल्यू x पे यहाँ पे लेना चाह रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व हो जाएगा यहाँ तक 0 से x तक, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू ई रेज़ टू माइनस अल्फा जीटा डी जीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, ई रेज़ टू माइनस अल्फा जीटा अपॉन माइनस अल्फा 0 टू x। तो ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 0 का लिमिट पहले थे ई रेज़ टू माइनस अल्फा x। तो 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस अल्फा x को कैसे प्लॉट करते हैं? बताओ भाई कोई। देखो 0 से पहले 0 हो गया, यहाँ तो सोचना ही नहीं है, 0 पे भी 0 हो जाएगा, लेकिन जब x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा then this function will tend to 1, when x tends to infinity this function will tend to 1। तो अगर आप इसको प्लॉट कीजिएगा तो you will simply get a plot like this। तो यहाँ पे 1 पे पहुंचेगा, लेकिन कब पहुंचेगा, तब पहुंचेगा when x tends to infinity। समझ में आ गया आप लोगों के? इस तरह का कर्व आप लोगों ने पहले कहीं देखा है? ऐसा कर्व कहीं पर भी देखा है? पूरी इंजीनियरिंग में कहीं पढ़ा है आप लोगों ने इस तरह का कर्व, कहीं प्रैक्टिकली कहीं पे? आप लोगों ने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा होगा। तो जो चार्जिंग और कैपेसिटर का जो कर्व होता है कुछ इस तरह से होता है, और डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर का जो कर्व होता है वो इस तरह से होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम है कि इन दोनों फंक्शंस को हम प्लॉट कैसे करते हैं इसे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गेट में शायद आ चुका है काफी पहले, नंबर मेरे ख्याल से 4 होगा। हम गॉसियन रैंडम वेरिएबल लेते हैं और सिंपलिसिटी के लिए हम जो n की वैल्यू है, मतलब ये जो इसको हम लोग मीन को 0 ले लेते हैं और वेरिएंस को 1 लेते हैं। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, आप लोग को बता चुके होंगे। तो f(x) क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 ओवर √2 पाई e raised to power माइनस x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और प्लॉट कैसा हो जाएगा, now how will you plot f(x)(x)? अब इसे इंटीग्रेट करना बड़ा टफ होता है, मतलब अगर आप मैथमेटिकली इंटीग्रेट कीजिए x स्क्वायर का टर्म है, इट्स नॉट सो इजी। हम इसे लॉजिकली देखते हैं, ठीक है। हम इसे पूरा इंटीग्रेट करके नहीं देखेंगे, हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पहले आप इसे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होती है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, इसको इंटीग्रेट करते जाइएगा तो एरिया अंडर द कर्व ऐसे लेते चले जाइए, तो 0 पे एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, 0.5 होगा, तो इट विल गो लाइक दिस एंड दिस इज 0.5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसी तरह से इट विल गो लाइक दिस एंड its value will be, it will approach 1, so the graph will be like this। देखो एक क्वेश्चन आया था गेट में कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल दिया है, उसका एफएक्स का उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सही ग्राफ क्या होगा, so the graph will be like this। बढ़ रहा है फिर बढ़ता ही चला जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ मैंने जो कर्व बनाया उसका मैंने इस डायरेक्शन में दिया, मतलब कर्वेचर जो है इस डायरेक्शन में, यहाँ कर्वेचर जो नीचे की तरफ, ऐसा क्यों? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर देखिए इसका कर्वेचर ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5। अब ये जैसे जैसे x बढ़ता चला जा रहा है, जो वैल्यू ऐड हो रही है वो वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपका 0.1 ऐड होता है, तो यहाँ पे आपका जो जो वैल्यू ऐड होगा दैट विल बी स्मॉलर देन 0.1। तो ये ग्राफ उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी ग्राफ जो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, ग्राफ will tends towards a steady value, a constant value as we proceed, um, as we increase the value of x along positive x axis। इसलिए देखिएगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया आप लोगों के? तो अब उम्मीद है कि जो इस तरह के जितने क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों को, वो क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ मुझे एक और टॉपिक डिस्कस करना है, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमने दो रैंडम, हम एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं z व्हिच इज सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y। अगर इसका पीडीएफ दिया हुआ fxx, इसका पीडीएफ दिया हुआ fyy, तो व्हाट विल बी fz। तो हाउ विल यू फाइंड आउट the priority density function of z is the priority density function of x and y is given। तो यहाँ पर हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, प्रूफ इसका बहुत लेंथी है। हम लोग बिना प्रूफ में गए हुए डायरेक्टली एंड रिजल्ट देखेंगे कि जो एफ जेड जेड की वैल्यू होगी, दिस विल बी द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई। तो ये जो साइन है, ये साइन किसका है? कॉन्वोल्यूशन। आप लोग कॉन्वोल्यूशन जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ या ना? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कन्वोल्यूशन पढ़ चुके होंगे। कन्वोल्यूशन पढ़े होंगे आप लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। आप लोग ने जब सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा वहां पे कन्वोल्यूशन पढ़ा होगा, और वहां पे जब एलटीआई सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि अगर आपको इंपल्स फंक्शन मालूम है तो किसी भी आर्बिट्रेरी इनपुट xt के लिए द आउटपुट yt इज इक्वल टू द कन्वोल्यूशन ऑफ xt विद द इंपल्स रिस्पांस ht। याद है या नहीं है? हाँ ना, कुछ बोलो तुम लोग। कुछ याद है? आप लोगों को मालूम है कन्वोल्यूशन क्या है? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? No, I think this is connected. Okay. बताओ, कन्वोल्यूशन आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है? सर अभी उसका प्रॉपर्टी थोड़ा भी याद नहीं है। अच्छा, कन्वोल्यूशन का तरीका पता नहीं है, भूल गए आप लोग? तो आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आप लोग कन्वोल्यूशन पढ़ के रहिएगा, ठीक है? तो ओके अगर आप, सर। ठीक है ना, आप लोग का होमवर्क रहेगा कन्वोल्यूशन, क्योंकि कन्वोल्यूशन को यहाँ पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कन्वोल्यूशन पे देख लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, मोहित सर की वीडियोस मिल जाएंगे आपको कन्वोल्यूशन के। और सिस्टम जो चैप्टर पढ़ाया गया है वहां पर कन्वोल्यूशन बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ जो आप लोग कन्वोल्यूशन पढ़िएगा, लीनियर कन्वोल्यूशन पढ़िएगा। आप लोग को लीनियर कन्वोल्यूशन ही पढ़ना है। एक सर्कुलर कन्वोल्यूशन भी होता है। सर्कुलर कन्वोल्यूशन जो होता है वो इस्तेमाल होता है डीएसपी के अंदर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। वहां पर वहां पर हम लोग सर्कुलर कन्वोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन नहीं करते, लीनियर कन्वोल्यूशन करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से इसको हम सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिर हम इसको ड्रॉप कर देते हैं इस टॉपिक को, लेकिन यहाँ पे हम सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 x3 और xn तक। तो इस z का पीडीएफ क्या हो जाता? ये हो जाता x1 का पीडीएफ कॉन्वोल्यूशन विथ, x2 का पीडीएफ कॉन्वोल्यूशन विथ, x3 का पीडीएफ कॉन्वोल्यूशन विथ, एंड सो ऑन, xn का पीडीएफ। चलिए, चूंकि आप लोग को आज कन्वोल्यूशन नहीं मालूम है, हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग कन्वोल्यूशन पढ़ लीजिए। कन्वोल्यूशन पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेंगे तो उसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो गेट में पूछा हुआ है इस टॉपिक से, ठीक है? सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ, कि जब इसका आपको पता ही नहीं है तो फिर आगे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है?